हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने लेंथ की यूनिट मीटर को डिफाइन किया था। इस वीडियो में हम बारी बारी रेस्ट जो 6 यूनिट्स बची हुई हैं सबको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले किलोग्राम। वन किलोग्राम मास कितना माना जाए, इसके लिए पेरिस के निकट सेवरेसन में इंटरनेशनल ब्यूरो में प्लेटिनम इरिडियम के एलॉय के एक सिलेंडर के मास को 1 किलोग्राम माना गया है। द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर kept in International Bureau of Weights and the mass of platinum iridium alloy cylinder kept in International Bureau of Weights and Measurement at Severus is 1 kg। इसे 1 किलोग्राम मान लिया गया है। वहाँ एक छोटा सा सिलेंडर रखा है, पाइप सॉलिड सिलेंडर है, जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और उसका डायामीटर भी 4 सेंटीमीटर है। उसे लैब में प्रिजर्व किया गया है, उस लैब में रखा गया है और उसके मास को 1 किलोग्राम मान लिया गया है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम। हालांकि इस प्रिजर्व्ड वैल्यू को ही वहाँ स्टैंडर्ड माना गया है, इंटरनेशनली माना गया है। इसके बाद आता है सेकेंड। नेक्स्ट यूनिट जो है सेकेंड है। एक सेकेंड टाइम ड्यूरेशन को कितना माना जाए, तो इसे रेडिएशन से दिया गया है। द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of ground state of cesium 133 atoms। स्टूडेंट्स, यहाँ जो डेफिनेशंस आपको दी जा रही हैं वह अलग अलग टॉपिक्स से, अलग अलग चैप्टर्स से निकाल के दी जा रही हैं। इन सारी डेफिनेशंस को यहाँ लर्न करना ही आपके लिए बुद्धिमानी होगा, क्योंकि सब में अलग अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एंटर हैं। तो कुछ चीज़ें
एज इट इज लर्निंग में ही बुद्धिमानी होता है। बाद में उन केमिस्ट्री या फिजिक्स में उन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ेंगे तो स्वतः वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। यहाँ लर्निंग जैसा है तो आप उसे लर्न कर लेंगे। द सेकेंड इज ड्यूरेशन ऑफ नाइन 9192 63 1770 periods of cesium, periods of radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the second is the duration of 9192631770 periods of radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of ground state of the cesium 133 atom। इसे ट्रांजिशन क्या होता है, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ये सब चीज़ें हालांकि केमिस्ट्री में आप लोग डिटेल एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे और ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ इन बातों को आपको समझाना थोड़ा आसान नहीं है, इसलिए इन्हें लर्न करने की आप कोशिश करेंगे। जो चीज़ें समझाने जैसी रहेंगी उन्हें हम भरपूर कोशिश करेंगे आपको समझा दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड जो है वह है एम्पियर, SI यूनिट ऑफ करंट। करंट की SI यूनिट साइंटिस्ट एम्पियर के नाम पे रखी गई है। 1 एम्पियर करंट कितना माना जाए? स्टूडेंट्स, अगर कोई 2 वायर हों, 2 कंडक्टर हों और दोनों में करंट फ्लो कर रही हो, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाए तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। चूँकि आपने 10th में पढ़ लिया है कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब पहला वायर भी मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, साथ साथ दूसरा वायर भी मैग्नेट जैसा ही बिहेव करेगा। और जब दोनों वायर करंट फ्लो कराने पे मैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे तो 2 मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, आप जानते हैं। सेम पोल
रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। 10th में आपने बखूबी पढ़ा है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप बात को समझ सकते हैं, ग्रैस्प कर सकते हैं कि अगर दो वायर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनमें करंट फ्लो कराई जा रही है तो वे दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो उस फोर्स के आधार पे एम्पियर की डेफिनीशन दी गई है। द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट which if maintained in two parallel straight conductors of infinite length and negligible circular cross section placed 1 meter apart in vacuum would produce a force between them 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of the length। यानी अगर इनफाइनाइट लेंथ के दो वायर हों, उन्हें वैक्यूम में एक दूसरे के पैरेलल 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो अगर दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे? 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे पर यूनिट लेंथ पर। उसके हर यूनिट लेंथ पर 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो डेफिनीशन क्या हो गई? द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट which if maintained in two parallel straight conductors of infinite length and negligible cross section placed 1 meter apart in vacuum creates or would produce a force between them 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of length। One ampere is that constant current which, if maintained in two parallel straight conductors of infinite length and negligible cross section placed 1 meter apart in vacuum, would produce a force between them of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ। मान लिया ये दो वायर हैं,
इस तरह से पैरेलल रखे गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। करंट यहाँ फ्लो कर रही है। तो ये दोनों अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर से करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन फोर्स लगाएंगे, चाहे अट्रैक्शन लगाएं चाहे रिपल्सन। तो अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी तो कितना फोर्स लगेगा? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन एट पर मीटर ऑफ द लेंथ। अगर यह फोर्स लग रहा है तो जानिए उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट जो है, अब हम केल्विन डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। केल्विन टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है, और 1 केल्विन टेम्परेचर को कितना माना जाए? तो उसकी डेफिनेशन, द केल्विन इज वन अपॉन 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. The Kelvin is 1/273.16 part of the thermodynamic temperature of triple point of water. Triple point of water means जहाँ पर वाटर के तीनों स्टेट कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस, वाटर, वेपर एंड आइस को एग्जिस्ट करते हैं, उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और उस टेम्परेचर का 1/273.16 पार्ट जो है वह क्या कहलाता है? 1 केल्विन कहलाता है। नेक्स्ट, कैंडिला। यह ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट है, और 1 कैंडिला क्या होगा? डेफिनेशन देख लें आप लोग। द कैंडिला इज द luminous intensity in a given direction of source which emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10⁻12 hertz and whose radiant
intensity is 1/683 watt per steradian. The candela is the luminous intensity. ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता होती है। किसी सोर्स से किसी पर्टिकुलर एरिया पर, किसी पर्टिकुलर सरफेस पर पड़ने वाले लाइट की इंटेंसिटी क्या है, इसकी वैल्यू आप कैंडेला में देते हैं। सरल भाषा में जान लें, द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स विच इमिट्स मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक माने सिंगल कलर का, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10 to the power 12 hertz and whose radiant intensity is 1/683 watt per steradian. नेक्स्ट पढ़ेंगे मोल। 7th और आखिरी मोल। It is the SI unit of amount of substance, पदार्थ की मात्रा, and the mole is the amount of substance of a system that contains as many elementary particles as there are in 0.012 kg of carbon-12 atoms. The mole is the amount of substance of a system that contains as many elementary particles as there are in 0.012 kg of carbon-12, यानी 1 किलोग्राम पदार्थ की वह मात्रा है, 1 मोल सबस्टांस किसी भी सिस्टम का, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, जिसमें उतने एलिमेंट्री पार्टिकल हों जितने 0.012 kg ऑफ कार्बन-12 के होते हैं। 1 mole is the amount of substance of a system that contains as many elementary particles as there are in 0.012 kg of carbon-12 atom. इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपने पढ़ा था, एंगल की यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट
स्टेरेडियन। तो अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम रेडियन को डिफाइन करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पहला रेडियन। ये कोई सर्कुलर आर्क है, ये सर्कल है, ये सेंटर है और ये इसका आर्क है जिसकी लेंथ यल है, और यह आर्क इस सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है। इस आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? थीटा एंगल। तो आप जानते हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब अगर आर्क को मीटर या सेंटीमीटर में मेज़र किया जाए, चूँकि ये लेंथ है, और रेडियस को भी मीटर या सेंटीमीटर में मेज़र किया जाए, तो आर्क भी मीटर या सेंटीमीटर में और रेडियस भी, तो ये क्वांटिटी यूनिट लेस हो जाएगी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा या मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या यूनिट दी जाए, कौन सी यूनिट दी जाए? तो न्यू यूनिट इसे माना गया, जिसे क्या कह दिया गया? रेडियन। अब अगर आर्क की लंबाई रेडियस के इक्वल हो जाए तो दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, 1 रेडियन आएगा। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन सर्कुलर आर्क ऑन द सेंटर व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय ए आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज जस्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर स्टूडेंट? ये प्लेन एंगल होता है। चूंकि सर्कल कैसा फिगर है? प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशनल है। इसे किसी प्लेन में, जैसे कागज के प्लेन में बनाया जा सका। लेकिन अगर स्फेयर है, कोई स्फेरिकल सरफेस है और स्फेयर के किसी पार्ट से उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ। मान लिया ये कोई स्फेयर है और ये उसका छोटा सा पार्ट है स्फेयर का, ये सेंटर है, तो ये एंगल। अब इस तरह से स्फेयर के सभी जगहों को आप मिलाएंगे तो ये बीच में ये एंगल बनेगा, ये 3 डायमेंशनल। इस एंगल को सॉलिड एंगल कहेंगे। यानी कोई स्फेरिकल पार्ट, ये स्फेरिकल पार्ट है, सेंटर पे जो एंगल बनाए, ये एंगल, ये 3 डायमेंशनल एंगल, इसे क्या कहेंगे आप? सॉलिड एंगल कहेंगे। दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टेरेडियन one स्टेरेडियन is the angle subtended at the
सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर by a part of its surface having an area of 1 meter square. One steradian is the angle subtended at the center of the स्फेयर. स्फेयर के सेंटर पे बना हुआ वह सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन होगा जब 1 मीटर, ये जो रेडियस है वो कितना हो 1 मीटर, और कितना पार्ट कर रही हो ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इसकी सरफेस एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर. यानी 1 मीटर सरफेस एरिया, 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया. कैसी सरफेस एरिया? स्फेरिकल सरफेस एरिया. और 1 मीटर लॉन्ग रेडियस वाले स्फेयर के सेंटर पे जो सबस्टेंडेड सॉलिड एंगल होगा वह 1 स्टेरेडियन होगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई आप लोगों को. इस तरह से आप इन 7 यूनिट्स को लर्न करेंगे. ये लर्निंग है. 7 यूनिट्स के नेम, उनके डेफिनेशंस आप लोग लाइन बाय लाइन लर्न कर डालेंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. ओके स्टूडेंट्स.